क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ये मैं जो 12 करवा रहा हूँ ये इस एडिशन में से करवा रहा हूँ। अगर आपके पास इससे पुरानी एडिशन होगी तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31st March 19 prepare the necessary revenue account for the marine insurance business of an insurance company। अब इसमें 19 दिया हुआ है तो आप ईयर अकॉर्डिंग टू योर बुक लिखोगे। आपके बुक में जो भी ईयर दिया हो वो लिखना। इस सम में आपके आउटस्टैंडिंग के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एंड सीडेड के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। आइए पहले एक एक पॉइंट करके कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रीमियम का ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, प्रीमियम रिसीव्ड। अब डायरेक्ट बिजनेस में हुआ है 92 लाख प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस। हमने शेड्यूल बना दिए, मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 92 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस 92 लाख। और उसी के सामने दिया हुआ है री इंश्योरेंस। अब री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड में क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहां लिखा हुआ है रिसीव्ड। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड का मतलब क्या होगा कि किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई बड़ा इंश्योरेंस आया है, उसने हमारे साथ शेयर किया है। अगर हमारे साथ रिस्क शेयर किया है तो हमने उससे प्रीमियम लिया होगा। सो दैट इज री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है? हमें रिसीव्ड होता है। अब उसी में ही दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ये कैसे दिए हुए हैं? तो जो 31st मार्च दिया हुआ है ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 5,24,000। और दूसरा जो 1 अप्रैल का दिया हुआ है, 1 अप्रैल है, इट मीन्स लास्ट ईयर का होगा। सो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 3,72,000। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है एंड प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। ये वही कंसेप्ट है जो हम फाइनल अकाउंट्स में करते हैं। सेम री इंश्योरेंस, तो यहां पहले लिखा है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन डायरेक्ट बिजनेस, देन ऐड किया है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड और माइनस करेंगे री इंश्योरेंस सीडेड। मीन्स हमारे पास कोई बड़ा इंश्योरेंस आया है, हमने किसी के साथ वो रिस्क शेयर की है, तो प्रीमियम में से उसे हिस्सा देना पड़ेगा और प्रीमियम में से हिस्सा देंगे तो उतना हमारा प्रीमियम कम हो जाएगा, तो वो लेस करेंगे। तो यहाँ पर है कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एक्सेप्टेड में 51,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 54,000। अब नॉर्मली इन्होंने लिखा है आउटस्टैंडिंग, वैसे आउटस्टैंडिंग होता नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी तो आपसे एडवांस ले लेती है। आप इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करवाने जाओ तो आपको एडवांस ही देना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज पेड, तो दैट इज री इंश्योरेंस सीडेड 9,20,000। पेड कब किया होगा? जब किसी और के साथ हमने रिस्क शेयर की है तो हम उसे पे करेंगे। देन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। सो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 93,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 56,250। सो प्रीमियम के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। जितना हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल था उतना हमने लिख लिया। तो यहाँ देखो आपके सारे पॉइंट्स वो कवर हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं क्लेम्स पेड। तो क्लेम्स पेड का अलग से शेड्यूल बनाया है हमने, शेड्यूल 2। क्लेम्स पेड 47 लाख और सामने दिया हुआ है 6 लाख, तो यह है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 6 लाख। क्लेम कब पे किया होगा? जब हमने किसी और का रिस्क एक्सेप्ट किया होगा तो वहां हमारा क्लेम आया है और वो क्लेम हमें पे करना पड़ता है। तो एक होगा क्लेम हमारे डायरेक्ट बिजनेस पर और दूसरा होगा एक्सेप्टेड पर। अब क्लेम्स में भी दिया हुआ है 31st मार्च आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर
3,12,000 and outstanding of previous year 2,50,000। सेम हम रीइंश्योरेंस में भी करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 66,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 57,000। तो ये हमने कर दिया रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड में एंड रीइंश्योरेंस जो हमारा आउटस्टैंडिंग था। अब नाउ क्लेम्स में रिसीव्ड लिखा हुआ है। अब क्लेम में हम रिसीव्ड कब करेंगे? जब हमने किसी और के साथ रिस्क शेयर किया है, दैट मीन्स रीइंश्योरेंस सीडेड। सो 2,55,000 क्लेम रिसीव्ड किया है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 31 मार्च का जो आउटस्टैंडिंग है 34,500 वो प्लस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 24,000 माइनस करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे। नाउ इतना करने के बाद अब हम आते हैं कमीशन के पॉइंट्स पर। सो कमीशन कैसे करेंगे? ऑन इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, तो कमीशन का हमने अलग से पॉइंट बनाया है जिसमें कमीशन 4,40,000 हम कमीशन पे करते हैं। किसको पे करते हैं? तो इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं उन्हें कमीशन पे करना पड़ता है। अगर कंपनी को बिजनेस करना है तो अपने एजेंट्स को कमीशन पे करते हैं। सो दैट इज कमीशन। फिर आगे दिया हुआ है रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड, प्लस करेंगे 38,000 एंड रीइंश्योरेंस सीडेड माइनस करेंगे। देखो कुछ भी एक्सेप्ट किया है तो उसकी भी कमीशन देनी पड़ेगी। समझो सामने वाली कंपनी के पास एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस आया, उसने हमारे साथ शेयर किया तो उसने अपने एजेंट को कमीशन दी होगी, तो उसमें हमारा भी हिस्सा होगा, वो भी देना पड़ेगा। सो रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड में कमीशन प्लस होगी एंड सीडेड में माइनस होगी। सो क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स। अब हम आगे देखते हैं डी पॉइंट में, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। नाउ अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है तो हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं एक एक करके। सैलरीज कहाँ पर आती है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखते हैं 4,80,000 सैलरी। देन रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 58,000। पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 86,000। देखो मैंने पोस्टेज स्टेशनरी लिखा है, आपको लिखना है तो आप पूरा लिख लेना। पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 86,000। एंड नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स पेड कहाँ पर आता है? सो इनकम टैक्स है ना ऑपरेटिंग में नहीं आते हैं, रेवेन्यू अकाउंट में इनकम माइनस एक्सपेंस, यहाँ अदर एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स आता है 6,60,000 अदर एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड नेट 2,80,000। तो यहाँ पर इनकम्स में, अदर इनकम्स में लिखेंगे 2,80,000 इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वैसे तो हमें ये इसमें से डिडक्ट करना चाहिए, मीन्स जिस कंपनी ने टैक्स इंटरेस्ट दिया है या रेंट दिया है उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है, बट ऊपर क्या लिखा हुआ था? नेट का मतलब क्या होता है कि ये डिडक्ट करने के बाद हमें 280 मिला है। अगर ये नेट वर्ड नहीं लिखा होता ना तो हम यहाँ ब्रैकेट में 280 माइनस 56 करते, 280 माइनस 56 करते। आपको कोई रेंट दे रहा है 1 लाख रुपीस तो वो होगा ग्रॉस। अगर उसमें से टैक्स माइनस कर दिया 20,000 तो बाकी बच जाएगा 80,000। तो यहाँ पर नेट लिखा हुआ है, नेट का मतलब है डिडक्ट करने के बाद ही है। सो इससे अलग से माइनस नहीं करेंगे, इस 56 का कुछ भी नहीं करेंगे हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट दिया हुआ है लीगल एक्सपेंसेस 80,000, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹36,000 फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अब क्लेम सेटलमेंट करने के लिए 36,000 का लीगल एक्सपेंस हुआ है। सो
क्लेम का लीगल एक्सपेंस क्लेम में ऐड होता है 36,000। अब टोटल कितना हुआ है 80,000। 80 में से 36 क्लेम के लिए किया है, तो 80 में से 36 माइनस करेंगे तो 44,000 बचेंगे। इसे कहते हैं अदर लीगल एक्सपेंस। अदर लीगल एक्सपेंस ऑपरेटिंग में आते हैं। पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। लीगल एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब हम कोई लीगल एडवाइस लेते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो या किसी भी टाइप के एडवाइज़र हो, एक्सपर्ट एडवाइज़र हो, उनको जो पैसा देते हैं वो लीगल एडवाइस के लिए फ़ीस होती है। अब हमारे किसी क्लाइंट ने हमारे ऊपर केस किया कि आप मुझे कम इंश्योरेंस दे रहे हो, कम मेरा एक्सेप्ट कर रहे हो। समझो किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, उसने कहा कि मुझे 5 लाख मिलना चाहिए, हमारी कंपनी कह रही है नहीं हम आपको 3 लाख ही देंगे। तो ये डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में गए, तो हमारी तरफ से जो एडवोकेट खड़ा रहेगा उसे फीस देनी होगी, वो लीगल एक्सपेंस हुआ क्लेम्स के लिए। लेकिन हम कोई अदर लीगल एक्सपेंस पे कर रहे हैं, समझो एक और बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग को हम बनवा रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, और उसका प्लान पास करवाने के लिए किसी से लीगल एडवाइस ली, किसी इंजीनियर को हायर किया। सो ऐसा कोई लीगल एक्सपेंस पे किया है, मीन्स हमने क्लेम के लिए नहीं पे किया, लेकिन म्यूनसिपल से परमिशन लेने के लिए लीगल चार्जेस पे किए हैं। सो वो अदर लीगल एक्सपेंस में आते हैं, ठीक है। और बहुत बार कई चार्टर्ड अकाउंटेंट से एडवाइस लेनी पड़ती है कि मैं इसमें क्या करूं, या कुछ भी काम करते हैं तो एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें जो फीस देते हैं दैट इज़ कॉल्ड लीगल एक्सपेंस। तो अदर में 44 आएगा, क्यों? 80 में से 36 इसका है, तो बाकी 44 अदर में जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ ई में, बैलेंस ऑफ फंड फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल। अब यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक लगती है। इन्होंने क्या किया है, इनका चेंज तो किया है इन्होंने, बट प्रॉपर चेंजेस नहीं हुए होंगे इनके। बैलेंस ऑफ फंड फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 15, आप ईयर को छोड़ दो, वॉज 76,90,000 इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व 6,90,000। अब ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडिशनल रिजर्व 76,90,000 कहाँ पर आता है? प्रीमियम रिसीव्ड, नेट प्रीमियम मिलेगा, लेस करेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क प्लस एडिशनल रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है 76,90,000। और ये जो 1 अप्रैल 15 दिया हुआ है ना, इसे करेक्शन कर कर आप 1 अप्रैल 18 कर दो। ये यहाँ पर मुझे लगता है ईयर चेंज करना भूल गए हैं। सो ऐसा होता है, ठीक है, 1 अप्रैल 18 कर दो यहाँ पर। एडिशनल रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ द नेट प्रीमियम। तो ये 5% एडिशनल रिजर्व रखेंगे इन द करंट ईयर। अब ऊपर आ जाओ, फर्स्ट जहां पर सम स्टार्ट हुआ था, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द मरीन इंश्योरेंस बिजनेस लिखा हुआ है। रेवेन्यू अकाउंट फॉर द मरीन इंश्योरेंस बिजनेस लिखा हुआ है, उसे अंडरलाइन कर दो, मरीन इंश्योरेंस बिजनेस। अब जब भी मरीन इंश्योरेंस बिजनेस दिया हो ने, तो आपको ये जो एडिशनल ये जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क लेना है ना, वो 100% लेना है, चाहे बोला हुआ हो या नहीं बोला हो। मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि यहाँ से कंटेनर बाय शिप निकला किसी अदर कंट्री में जाने के लिए, कभी भी बीच में 5 मिनट में डूब जाएगा। सो ऐसे में वो बहुत रिस्क पे चल रहे होते हैं, तो अपना 100% रिस्क कवर कर लेते हैं। 100% रिस्क समझते हैं जब तक वो प्रॉपर वहाँ तक पहुँचा नहीं है। देखो यही एग्जाम्पल हमें टाइटैनिक सिखाता है। किसी ने सोचा था टाइटैनिक डूबेगा, वो उस टाइम का सबसे बड़ा अपने आप में एक महल था, क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं थे, लेकिन वो अपनी फर्स्ट जर्नी में डूब गया था, फर्स्ट जर्नी में डूब गया था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 100% रिस्क लिखते हैं ये। अब मुझे पहले टोटल्स बताओ, मैं वंस अगेन बता दूं, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, ध्यान रखकर टोटल करना। सो टोटल बताओ तो हम आगे क्लोज कर दें। चलिए
सो यहाँ पर इन दोनों का टोटल प्लस माइनस करेंगे 93,52,000। अब इन तीनों का करना, 14,37,000। अब इन तीनों का $9,56,750। अब ध्यान दो इधर, ये डायरेक्ट बिजनेस, इसमें ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे क्योंकि री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ऐड होता है एंड री इंश्योरेंस सीडेड माइनस होता है। तो प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे कि जो हमें प्रीमियम में से रिसीव्ड हुआ। 98,32,250। अब मरीन बिजनेस है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप 100% रिजर्व रखना है। सो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना होगा? 98,32,250। 5% एडिशनल रिजर्व। अब इसी का ही 5% करो, देखो कितना हो रहा है? 491,612.5। तो हमें काम करते हैं 491,613 कर देते हैं यहाँ पर। ओके, अब हमें रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड रिस्क प्लस एडिशनल रिजर्व को ऐड करना है यहाँ पर एंड ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है। सो रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड रिस्क का टोटल करो, 10323863। जब नंबर्स बड़े हो ना तो आपको लैक्स करोड़ नहीं ढूंढने, आपको मोबाइल नंबर की जैसे बताना है कि 10323863 माइनस करेंगे उसमें से 76,90,000 263,863 26,33,863। अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करना है। सो फाइनली हमें पता चलेगा कि प्रीमियम कितना रिसीव्ड हुआ। 71,98,387। अब ये हो गया प्रीमियम रिसीव्ड का टोटल। इसे हम कहाँ लिखेंगे? रेवेन्यू अकाउंट में शेड्यूल 1 प्रीमियम रिसीव्ड 71,98,387। ठीक है, अब हम क्लेम्स पैड को भी पूरा कर लेते हैं। तो क्लेम पैड में भी पहले ये करेंगे, पहले फर्स्ट तीनों को प्लस माइनस, फिर इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, सीडेड एंड फाइनली। तो क्लेम्स पैड का टोटल करो और मुझे बताओ इन तीनों का। $47,62,000। $6,09,000 होगा एंड 2,65,500। अब देखना क्या करना है, डायरेक्ट बिजनेस में ये अमाउंट ऐड करना है एक्सेप्टेड वाला एंड सीडेड वाला पॉइंट माइनस करना है एंड लीगल एक्सपेंस ऐड करने हैं। $51 लाख, हाँ इतना हो सकता है। 51 लाख 36,000 ऐड करो, फिर से एक बार करो,
51,41,500। अब कमीशन का टोटल कर लो। देखो कमीशन में क्या आ रहा है टोटल, 2 माइनस होंगे, नहीं 1 माइनस होगा, 4,39,000। तो अब ये टोटल्स यहाँ पर लिखेंगे ना। क्लेम्स का कितना आया 51,41,500 एंड कमीशन का 4,39,000। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सभी पॉइंट्स ऐड ही करने हैं आपको। 6,68,000, so 6,68,000, so ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6,68,000। अब इनकम का टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, इनकम के टोटल को ए कहेंगे, एक्सपेंस को बी कहेंगे एंड ए माइनस बी कर कर हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। $78,387। अब एक्सपेंसेस को ऐड करो। देखो एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ये भी ऐड करना है। 69,08,500, 69,08,500। देखो यही है, माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है, इनकम ज़्यादा है 569,887। ये हो गया नेट प्रॉफिट ए माइनस बी। सो यहाँ पर देखो हमारे एक तो आउटस्टैंडिंग के सारे पॉइंट्स कवर हुए, रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड के सारे पॉइंट्स कवर हुए, रीइंश्योरेंस सीडेड के सारे पॉइंट्स कवर हुए। ठीक है, ये सम वैसे तो कहा जाए सिंगल ईयर का है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करना। ऐसे बहुत कम सम होते हैं, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ क्योंकि आपका रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड कवर हो गया, सीडेड कवर हो गया, सारे आउटस्टैंडिंग्स कवर हो गए। अच्छा मरीन है तो आपको अपने आप समझना है कि 100%, और मरीन की जगह फायर हो या कोई और इंश्योरेंस हो और बुक में नहीं दिया हुआ है रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, तो आप 50% लोगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अदर में 50% और मरीन में 100%। ये कब आपको अप्लाई करना है रूल, जब कुछ भी मेंशन नहीं किया हो, लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है तो वही परसेंटेज आप लोगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सारे पॉइंट्स। इस सम की प्रैक्टिस याद से करना। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसका वीडियो एक बार फिर से देखना ताकि आपके सारे पॉइंट्स परफेक्ट हो जाएं। चलिए ये लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।